हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज थर्ड ऑफ मे का द हिंदू का एडिटोरियल हम करेंगे, जिनमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंटर्स को भी लेंगे और कुछ ऐसे एब्रीविएशंस को भी लेंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल लेते हैं, द एलएसी क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। सुशांत सिंह साहब ने इसको लिखा है। ये है सीनियर फेलो ऑफ द सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली। ये कहते हैं कि इंडिया विल हैव टू wrest the initiative from China as far as the border crisis is concerned, or else thing will happen only at a time and place of Beijing's choosing। तो थोड़ा सा ये सरकाजम है, सरकास्टिक लाइन उन्होंने बोली है। और शुरुआत करते हैं कि 2020 में मई के महीने में जब एलएसी पे, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अलग अलग जगहों पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंग्रेशन चालू किया या फिर जो है इंसर्शन जो यहाँ वहां पे घुसपैठ चालू करी थी लद्दाख में, उस समय की बात को रेफर करते हैं और कहते हैं 3 years later some of those areas have witnessed disengagement pulling troops apart from a few miles of buffer zones, while two of them, Depsang and Demchok, remain unresolved। तो जो चाइना की हरकतें रहती हैं बॉर्डर को लेकर के, उसके लिहाज से बताते हैं कि क्या हुआ था और उसके बाद भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, पेट्रोलिंग के एरियाज हैं लद्दाख में जो अभी भी अनरिजॉल्व हैं। इंडियन सोल्जर्स कैन नॉट टच 26 ऑफ द 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लद्दाख। और इंडियन सोल्जर्स 26 पॉइंटर्स को टच भी नहीं कर पाए हैं ऑफ द 65 पेट्रोलिंग पॉइंट इन लद्दाख। ये तो खैर इस पे एक रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में आई थी, जिसके ऊपर शशि थरूर साहब ने क्वेश्चन भी किया था कि ऐसे वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो लद्दाख में इंडिया जहाँ पे पहुंच नहीं पाया है, उसको हम लूज कर चुके हैं, इंडिया के सोल्जर्स नहीं पहुंच पाए हैं और उनको हम लूज कर चुके हैं। रिपोर्ट भी आई थी और हिंदू ने इसको छापा भी था। Now, neither diplomatic meetings nor talks between corps commanders have elicited any progress since September last year. Regular meetings between India and Chinese Minister of Foreign and Defense have not yielded results either. Beijing has ignored Delhi's talking points even after they have been watered down so much. India no longer demands a return to the status quo of April 2020। मतलब कई बार बातचीत हुई लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसके साथ ही साथ दिल्ली स्टॉकिंग पॉइंट को चाइना ने काफी ज्यादा वाटर डाउन किया, मतलब अवॉइड किया है और कोई खास लैंडमार्क डिसीजन नहीं हुआ है, सब जानते हैं हम। वर्बर्स नो ट्विटर्स में कह रहे हैं कि वो एक टर्म यूज करते हैं जहां पर बताना चाहते हैं कि इंडियन स्टेटमेंट कैन हार्डली कवर अप द गवर्नमेंट्स फेलियर इन हैंडलिंग द करंट चाइना क्राइसिस। और इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट की जो इस करंट सिचुएशन को, जो क्राइसिस है, चाइना क्राइसिस है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा कवर नहीं करता है, हार्डली कवर मतलब कुछ ज्यादा खास कवर नहीं करता है जो इंडियन स्टेटमेंट है उस घटना को लेकर के। अच्छा, हमारे लिए जरूरी क्या है, बीइंग यूपीएससी स्टूडेंट हमको ये पता होना चाहिए कि भैया चाइना एक हमारा बड़ा पड़ोसी देश है, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। तो उसके लिहाज से चाइना में क्या हो रहा है और हमारा बॉर्डर से टच करता है, तो उस बॉर्डर में जो घटनाएं होती आई हैं, उनका टाइमलाइन हमको क्लियरली पता होना चाहिए। साथ ही साथ ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से कौन से दर्रे टच होते हैं उस इलाके में, कौन निकलते हैं दर्रे और कहाँ पे घुसपैठ होती रहती है, उसके लिए कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज भी हमको क्लियर होने चाहिए। वो कभी कभी प्री में पूछे जाते हैं और मेंस में सवाल तो बन ही सकते हैं। ठीक है, अब सुशांत सर कहते हैं कि दीपसांग क्राइसिस 2013 में जो हुआ था, दीपसांग क्राइसिस को रेफर करते हुए कहते हैं ड्यूरिंग 2013 दीपसांग क्राइसिस यूपीए वाज इन पावर। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेप आता है, इसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई यूपीए उस वक्त सरकार में थी, उसके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वाज इंडियाज एम्बेसडर टू बीजिंग एंड द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड was the Northern Army commander. The PLA had then blocked the Indian patrols at Bottleneck Y Junction पे उनको रोक दिया गया था। The same place where it was had now blocked them in Depsang since 2020. Within 3 weeks, the PLA had been forced to lift the block after the Indian Army, as per Lieutenant General Parnayak, launched a quid pro quo operation on the Chinese side in the Chumar। कहना ही चाहते हैं कि आपस में जो इसकी टोपी उसके सर वाला हिसाब होता है, कभी इस सरकार ने उस सरकार को कहना है, उस सरकार को इसको कहना है। यूपीए बीजेपी की लड़ाई के अलावा भी अभी भी अगर आप देखेंगे 2013 की बात करें,
2020 की बात करें तो भी ये कहना कि यूपीए की सरकार थी और उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था, तब से लेकर आज तक जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं आई है और चाइना ने कुछ ज्यादा इंडिया की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है। Unlike mainstream media, the military brass, this includes the Indian Army Chief General Manoj Pandey, the Northern Army Commander Lieutenant General Upendra Dwivedi, has been more forthcoming about the ground realities. The cover up emanates from the political leadership in the silence of PM and the Home Minister, or by way of deceptive euphemism of the external affair minister. मतलब ये कहना चाहते हैं कि बातें दबाई गई हैं, जा रही हैं, क्लैरिटी कुछ खास नहीं है, कोई रिजल्ट भी नहीं निकला है. Incompetence and inaction. If negotiations are about give and take, New Delhi must militarily take something that is diplomatic and then give at the table. Devoid of that, Beijing holds all the cards. No one can deny that China is a much bigger economic, military, industrial, and geopolitical power than India. But the gap shrinks considerably when it comes to local balance on LAC. If Russia is unable to vanquish Ukraine, Chinese President Xi Jinping knows that China cannot militarily walk over India. तो वे बड़ी बात कहते हैं कि अगर ये माने कि भाई कोई रिजल्ट निकला तो नहीं निकला है, ठीक बात है, रिजल्ट कोई नहीं निकला है, पर फिर भी चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और अगर उसको ये लगता है कि अगर हम देख सकते हैं कि रशिया भी एक बड़ा देश था, जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और रिजल्ट कोई नहीं निकला, तो उस लिहाज से चाइना को ये सोचना नहीं चाहिए कि वो बड़ा देश होने के नाते एक बड़ा अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी अपनी आर्मी के सहारे इंडिया को वॉक ओवर कर सकता है या उसके ऊपर चढ़ाई कर सकता है. वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. चाहे रशिया के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं और इंडिया और चाइना के सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग हैं. The decision rests with the Prime Minister but seems haunted by the ghost of 1962. Many officials believe that Jawaharlal Nehru was pushed into a military confrontation with China then because of domestic pressure created by the likes of the Southern Party and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. तो जो 1962 का रेफरेंस देते हैं उसके लिहाज से हमको पता होना चाहिए कि भाई 1962 में क्या हुआ था, क्या वो घटना था, क्या घटना चक्र था उस वक्त का जब चाइना ने बिट्रे किया इंडिया को, ऐसा कहा जाता है. और नेहरूवियन एरा की बात अगर करें तो 1960 का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको हमको पता होना चाहिए हिस्टोरिकल हिसाब से. और साथ ही साथ वो कह रहे हैं जो गोस्ट है, जो भूत है 62 का, वो कहीं ना कहीं हमको हॉन्ट करता है कि कहीं दोबारा से घटना ना घटे, तो उस केस में हमको पता होना चाहिए, राइट. तो बट इस पॉइंट यहाँ पे वो कहना, ये मोटा मोटी बात ये कहते हैं कि भाई रिजल्ट कोई नहीं निकला है, चाइना हमारी बात सुनता नहीं, बड़ी इकोनॉमी है और वो भी थोड़ा सा हमको ओवरलुक करके चलता है. तो उस केस में हमको इंडिया मस्ट मिलिटरली टेक समथिंग दैट इट्स डिप्लोमेट्स कैन गिव एट द टेबल. कुछ तो हमारे पास होना चाहिए जो हम टेबल पे चाइना को दे सके, राइट. उसे पछाड़ खाने के बजाय कुछ उसको दे सके, ऐसा हमारे पास होना चाहिए. Over 9 years, Mr. C seems to have got the measure of Mr. Modi. Mr. C sends PLA soldiers to Chumar even if there was intense media focus and the hyped optics during the C visit to Ahmedabad, Gujarat 2014. However, Mr. Modi's faith in the force of his personality and personal charm to win over the Chinese leaders, such as be offering a handshake and having a chat in Bali last November, did not result in even a telephone call, let alone a breakthrough on the Ladakh border. वो कहते हैं कि बहुत प्रयास हमने किए और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होने के नाते भी जो इंडिया की एंट्री हुई है उसमें, उसके बाद और कई बैठकों के बाद जहाँ पे जो लास्ट वो नवंबर का रेफरेंस देते हैं जहाँ पे बाली में इंडिया की मीट हुई, उसके बाद भी जो उनके जो फेथ है मोदी साहब का, उससे कोई रिजल्ट खास नहीं निकला. Now, proactive move में India is pressure under on the border and it needs to find way to transfer that pressure back to China. जो प्रेशर हम तक आ रहा है उसको वापस देने की भी कुव्वत हम पे होनी चाहिए. डिप्लॉय कर, चाहे वो टैक्टिक डिटेल से डिप्लॉय करने वाली बात तो 1967 की रेफरेंस देते हैं, चाहे वो 62 में जैसे उनके हमारे पर जो हुआ अटैक उसका हमने जवाब दिया, पर उस तक पहुंचने के पहले हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक थॉट या फिर कोई स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए प्रोएक्टिवली जो हम उठा सके और चाइना को समझा सके भैया हम शांति से नहीं बैठे, हम भी कुछ कर रहे हैं. तो उस लिहाज से आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव है, नोट्स बनाने के लिए कुछ खास इसमें नहीं है, सिर्फ ओपिनियन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ठीक है. गुड डिवोर्स में ये कल की न्यूज आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 142(1) आर्टिकल 142(1) के लिहाज से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कंप्लीट जस्टिस कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का जो टाइमलाइन होता है
कंसेंशुअल डिवोर्स के बाद वाला, अगर उस केस में पार्टी के बीच में कंसेंशुअल डिवोर्स हुआ है तो उनको इतने दिन इतने महीने रुकने की जरूरत क्या है? दे कैन जस्ट गेट द डिक्रीज एज सुन एज पॉसिबल एंड दे कैन गेट सेपरेटेड। मतलब उनको इतने टाइम लाइन को वेट करने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा होता है तो वो पार्टीज, डिवोर्स की बात हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक वर्कआउट कर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और उस केस में उनको डिक्री दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। The court said it could use Article 142 to quash pending criminal or legal proceedings, be it towards domestic violence or dowry against the men or women. और बाकी चीजों, इन सब चीजों में भी 142 का यूज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये बात हम कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवीजन के तौर पे आज जो जो कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो देख लें और इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, GS2 में पूछा जा सकता है और सोशल इश्यूज में भी इसको पूछा जा सकता है कि भैया अगर ऐसा होता है और तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का रूल क्या रहेगा और कितना फायदेमंद हो सकता है इन एक्सपेडाइट करने वाले केसेस में जहां बहुत डिले होता है, फैमिली इश्यूज, फैमिली केसेस में ज्यादा, जहां डिवोर्स का केस वगैरह होते हैं। तो ठीक है। Now, it is in judgment there was a word of caution that the grant of divorce would not be a matter of right, but a discretion which is to be exercised with great care. Keeping in mind that complete justice is done to both parties, several factors would be considered by Supreme Court before invoking 142 in matrimonial cases, including duration of marriage, period of litigation, the time of the couple has stayed apart, nature of pending cases, and attempts at reconciliation. ये सारे pointers वो consider करेंगे तब जाके कहीं उनको डिग्री मिल सकती है। तो इसको आप सोशल इश्यूज और GS2 के रेफरेंस से नोट्स बनाने में पढ़ सकते हैं और उसके लिहाज से में पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स यूपीएससी में टॉपिक्स ऐसे पूछे ही जाते हैं, प्री का तो नहीं, लेकिन हाँ मेन से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है प्रभाष रंजन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है आउटलॉइंग इंडिया टेक ट्रैफिक्स, और ये प्रोफेसर हैं, वाइस डीन भी हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में। व्यूज आर पर्सनल, साथ लिख दिया है। Even if the EU does not impose trade sanctions on India, it might use the WTO during as a bargaining chip in the free trade agreement negotiations with India. इस आर्टिकल में खासा बात यह है कि टॉपिक में बहुत ज्यादा ना भी जाएं और सिर्फ एब्रीविएशंस को आप पढ़ें तो आपका आधा आर्टिकल समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है, टॉपिक में आपको एब्रीविएशन दिखा रही हूँ, WTO, और उसके बाद ICT, GATT, HSN, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपका आता है वैसे वही ITA गैट तो हम देख ही रहे हैं, देन HSN हमने देख लिया, ठीक है। तो इन टर्म्स को अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपको आधा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। फिर फटाफट देख लेते हैं कि ऑन द कंप्लायंस ब्रॉट बाय द EU, Japan and Taiwan, 3 World Trade Organization dispute settlement panels have found India's tariffs on certain information on communication and technology products such as mobile phone inconsistent with the India's WTO obligation, ठीक है। कुछ नियम कायदे कानून हैं मोबाइल फोन्स को लेकर के जिनको इनकंसिस्टेंट बताया गया और कंप्लेन्स लगाई गई ब्रॉट बाय EU और जापान और ताइवान के इन देशों के द्वारा, ठीक है। Specifically, the panels concluded that India has violated Article 2 of General Agreement on Tariff and GATT. तो GATT क्या है, उसका रूल आर्टिकल 2 किया, उसको वायलेट किया because India's tariff speech as good schedule. देखिए WTO में अपने मालों, अपने सामान और माल को बेचना और इंपोर्ट करने के ऊपर बहस होती रहती है, क्योंकि डेवलप देश ये चाहते हैं कि भैया हमारा देश ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, छोटे देशों तक पहुंच जाए, हमारा माल उन तक चला जाए और हमको पैसा मिल जाए। छोटे देश क्या चाहते हैं कि हम इंपोर्ट में टैरिफ लगा दें या इंपोर्ट में कोई टैक्स लगा दें जिससे हमारे पास इंपोर्ट कम हो जाए और हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। यही घटना है, हर देश अपना माल बेचने में लगा हुआ है और इसके लिए WTO में हर साल बहस होती रहती है, उसी के लिए आर्टिकल है। अब उन्होंने कहा है कि इंडिया ने इसको वायलेट किया है क्योंकि उन्होंने गैट के नियम को फॉलो नहीं किया। मोबाइल फोन्स को लेकर कुछ नियमों में दिक्कतें उन्होंने देखी गई हैं, इसलिए उनको कंप्लेन करी, किसने, EU ने, जापान ने और ताइवान ने। अच्छा, the goods schedule are based on the World Custom Organization classification system which catalogs traded products with specific names and numbers. This is also known as harmonized system of nomenclature. इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूछने लायक बात है कि भैया HSN क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ऐसे का सीधी बात करें तो क्या है, एक स्केड्यूल है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ चीजों का,
और उसमें जो नंबरिंग और नाम दिया जाता है उसे कहते हैं HSN। हार्मोनाइज मतलब हार्मनी के द्वारा एक सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर नाम लिखने का एक तरीका, ठीक है। तो HSN आपके प्री में पूछा जा सकता है कि भाई क्या है। गैट ही पूछा गया है पहले आपके लिए, तो जरूरी है कि गैट क्या है और HSN क्या है पढ़ना जरूरी है, ठीक है। Now, the ITA agreement adopted in 1996 is an arrangement through which select WTO member countries agree to eliminate duties on IT products. However, the commitments under the ITA become binding on a country under Article 2, 1A and B of GATT only if they are incorporated in the goods schedule. ठीक है, तो इनकी कुछ लिस्टिंग बनाई गई, गैट के नियम कायदे कानून है, उसके हिसाब से देशों को चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे तो उसकी कंप्लेन की जाती है और उसी में इंडिया का नाम भी आया है। एक कन्वेंशन की बात होती है, इसका नाम है आर्टिकल 48 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। ये पहले पूछा गया है, प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक है, जो कहता है कि इंटर आलिया डिक्लेयर्स दैट एन एरर इन अ ट्रीटी वुड इनवैलिडेट अ स्टेट्स कंसेंट. India has argued that an error was committed during the transportation of its goods schedule from HSN 2002 edition of HSN 2007 edition. The panels accepted India's argument that at the time of transportation, India had assumed that its ITA understandings restricted the scope of goods schedule. That is, the transportation process in the HSN 2007 edition. तो ध्यान दीजिए मेरी बात क्या है कि जब कोई देश किसी ट्रीटी के नियम कायदे कानून को तोड़ता है इंटरनेशनल लॉ के आधार पे, तो उसमें कन्वेंशन का नाम आता है, उसे कहते हैं वियना कन्वेंशन। ध्यान दीजिएगा, तो उसमें जो भी नियम लिखे गए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, जब वो टूटेंगे तो वियना कन्वेंशन को के नियम के अगेंस्ट हो जाता है। तो उसके बारे में आप जहां भी नोट्स बनाते हैं प्री के लेवल से, उसको आप लिख लीजिएगा। मेरी सलाह आपके लिए है, तो मैं ये होमवर्क है आपके लिए कि आप WTO के गैट रूल्स को पढ़ने के साथ साथ, मैंने हमने HSN पढ़ा है, तो HSN को नोट्स बनाइए और साथ ही साथ वियना कन्वेंशन के नोट्स भी बना के चलिए, प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और WTO में जो बैठक होती है, साथ ही साथ जो गैट के नियमों के आधार पर जो बेसिक है, आपको किसी भी बढ़िया मैगजीन में मिल जाएंगे, वो आप नोट्स बना के चलिए। वो अपने आप में एक सवाल है मेंस के लिए, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, नाउ इसके बाद रिलाइंग ऑन आर्टिकल 25 और DSG, द EU एंड द फ्यू अदर WTO मेंबर कंट्रीज हैव क्रिएटेड एन अल्टरनेटिव appellate mechanism, the multi-party interim appellate arbitration arrangement MPIA. However, India is not a party of this. अब एक नया और मैकेनिज्म बनाया गया है, जो कहीं ना फंसे वो यहाँ फंस जाएगा। मल्टी पार्टी आर्बिट्रेशन बनाया गया है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, और इंडिया को उसका पार्ट बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि इंडिया और चाइना से बड़े देशों में कंजम्पशन ज्यादा है, कस्टमर्स भी ज्यादा हैं, तो अगर वो MPIA का पार्ट बन जाता है तो उसके ऊपर सारे नियम कायदे कानून इम्पोज किए जा सकते हैं, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो ये भी तरीका EU का रिटेलिएशन है डेवलपिंग कंट्रीज पे कि भैया उनको हर चीज में घुसेड़ के रखना है, सो दैट कि सब देश जब उसमें आ जाएंगे तो उनके ऊपर लॉ इम्पोज करना भी आसान हो जाएगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ कितना स्कोप है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट में EU का जो घुसपैठ है, कहनी चाहिए घुसेड़ने की जो नियम है कि भैया EU हो गए, और डेवलप देश की बात भी करते हैं WTO में, ज्यादा बात होती है WTO लॉ की। अभी US का नाम नहीं आया यहाँ पे, लेकिन US का नाम भी आता रहा है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि WTO में इंडिया का फ्रंट क्या है, इंडिया ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण क्या था कि उन्होंने किसी नियम को वायलेट किया, क्या सच है भी या नहीं है, अगर वायलेशन होता है तो क्या होता है। इसलिए GS3 के लेवल से ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ें और नोट्स भी इसके बनाते चलें, ठीक है। नेक्स्ट है डी डॉलराइजेशन, द रेस टू अटेन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। इसके ऊपर पहले भी कई आर्टिकल्स आए हैं, बढ़िया आर्टिकल्स आए, डिस्कस किए हैं, पर इसमें हम समझने वाली बात यह है कि भैया डी डॉलराइजेशन क्या है, ठीक है। While countries had tried to dethrone the dollar as a global reserve currency or many decades now for various reasons of late, such attempts to have picked up pace in the aftermath of the Russia's invasion of Ukraine last year. देखिए, D मतलब उसको रास्ते से हटाना, एक था रास्ता, उस रास्ते को डाइवर्ट कर देना, उससे निकाल देना, उसे कहना डी डॉलराइजेशन। मतलब अभी तक हम डॉलर को फॉलो कर रहे थे, अब से नहीं करेंगे। सो डी डॉलराइजेशन, जैसे डीमोनेटाइजेशन होता है उस तरह डी डॉलराइजेशन। सो डी डॉलराइजेशन रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द US डॉलर बाय अदर करेंसीज एट द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो कहानी ये है
कि ये जो चीज है ना, डी डॉलराइजेशन की कहानी कोविड चालू होती है, कोविड से चालू होती है और बाद में रशियन अटैक जो यूक्रेन पे हुआ उस तक आके खत्म नहीं होती है, उससे आके डबल हो जाती है, उसका एनहांसमेंट बढ़ जाता है। तो हुआ क्या, अटेम्प्ट टू डी डॉलराइज हैव पिक्ड अप पेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर। तो ये कोविड के लास्ट शुरू होता है, पहले भी था लेकिन जब ये अटैक हो गया उसके बाद ज्यादा हो गया। तो वो क्या रहा है, एक्चुअली देश आपस में डॉलर में पेमेंट करने के बजाय अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जहां आपको इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप डॉलर का यूज करते हो, डॉलर का यूज क्यों करते हो कि अधिकतर देश डॉलर में ही करेंसी लेते हैं और देते हैं। तो उस केस में, और ये फुल्ली कन्वर्टेबल भी है, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, इंडियन करेंसी पार्टली कन्वर्टेबल है, इसके लिए पूरा एक अलग चैप्टर लगेगा। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ चुके होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा कि पार्शली कन्वर्टेबल और पार्शली और फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज क्या होती है, पार्शली एंड फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो डॉलर फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है डॉलर, और इंडियन करेंसी नहीं। ऐसे कई और करेंसीज हैं जो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। सो उस केस में अब क्या हुआ, जब अटैक पड़ा और अटैक हुआ मतलब यूक्रेन पे अटैक हुआ रशिया के द्वारा, तो उस केस में रशिया के पास सैंक्शंस लगे और उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोगों ने कम किया। तो उस केस में क्या है, अब रशिया को किसी से अगर कुछ खरीद फरोख्त करनी है तो वो बाहर वेस्टर्न कंट्री से तो कर नहीं पा रहा है, तो क्या कर रहे हैं रशिया, अब खरीद फरोख्त किससे कर रहा है, चाइना से कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया से कर रहा है। तो चाइना इंडिया ने क्या किया, एक पैक्ट कर लिया आपस में कि भैया आपस में हम लोग रुपीज में डील करेंगे, अपनी करेंसी में आपको रुपीज में देंगे। ठीक है, अगर हम रुपीज में देंगे तो हमको कन्वर्जन वैल्यू भी देनी नहीं पड़ेगी, राइट। तो ऐसे एक पैक्ट हो, ऐसे कई देश आपस में एक टीम बना के चल रहे हैं, जैसे रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और ये बेसिकली ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है, जापान भी इसमें इन्वॉल्व है, जहां पे वो लोग अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, इस घटना कहते हैं डी डॉलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्डन ग्लोब रेस द वॉयज ऑफ द मैडमैन। इसमें एक सीजीआर का एक रेस का नाम लिया गया है जिसे कह रहे हैं गोल्डन ग्लोब रेस। ये क्या है, इस नॉन स्टॉप सोलो अनअसिस्टेड याच रेस है अराउंड द वर्ल्ड which was held for the first time in 1968-69. One of the conditions of this race is that the contestant would use boards designed to prescribe pre-modern specifications and would not be allowed to use any modern navigational gear. So ये सी खास बात है, पढ़ लीजिएगा, प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। पूछा जा सकता है कि भैया गोल्डन ग्लोब रेस क्या है, किसने जीती। ये तो बेसिक है, पूछा नहीं जाता है इसमें, लेकिन फिर भी बेसिक्स लिए पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये है क्या, इसमें ऐसा क्या खास बात है। स्टोरी क्या है कि अभिलाष टॉमी, फॉर्मर कमांडर इंडियन नेवी, who became the first Indian to go around the world on a sailboat solo and unassisted back in 2013, has now attained another record of completing a solo circumnavigation under even grueling circumstances when he made podium finish at the Golden Globe Race CGR. ठीक है, इनका नाम पता चल गया। सेकंड है उनके पास साउथ अफ्रीकन क्रिस्टन नोसिफर। तो इसमें क्या है, गोल्डन ग्लोब में क्या है कि नॉन स्टॉप रेस है, जिसमें एक याच रेस है, जिसमें कोई भी नेविगेशनल गियर नहीं लगे हुए हैं, और जैसा प्रोस्क्राइब मॉडर्न मेथड है, मतलब इसको स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, वैसे ही आपका याच होना चाहिए। और ये शुरू हुई 1968-69 शुरू हुई थी, और ये छपी हुई है हिंदू में, टेक्स्ट वाले सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं और इसमें नोट्स बना सकते हैं। मेरी समझ से प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CGR, the Golden Globe race is non-stop solo unassisted yacht race around the world which was held for the first time in 1969. पढ़ लिया हमने, just one of the 9 participant, ठीक है, कुल है। Now second edition चल रहा है इसका, उसमें अब जो ये जैसा जो नेवी कमांडर है वो जीते हैं, और इसलिए इसका नाम पेपर में भी आया है। इसकी खास बात क्या है कि भैया केप हॉर्न इन चिले, वहां तक इसका ट्रैक किया गया, एंड द सेलिंग वुड बी अलोंग अ स्टिपुलेटेड राउट rounding 3 great capes, the Cape of Good Hope in South Africa, Cape Lewis in Australia and Cape Horn in Chile. ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये केप ऑफ गुड होप, केप लुविन एंड केप हॉर्न इन चिले, इसको आप ज्योग्राफी में लोकेट जरूर कर लीजिएगा मैप में, हो सकता है पूछ लिया जाए प्री में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कोई अगर आप में कमेंट है तो प्लीज उसको लिख के जरूर बताइए, क्योंकि आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा मुझे क्या एड ऑन करने हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट मी बैक, गिव मी अ बिग थम्स अप,
तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। द बेस्ट यू कैन डू इज़ गिव योर 100% और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।